हेलो सीएसी हमें फाइनलिस्ट। आज हम लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन के 4 कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रक्स में समझेंगे। चलो रिवाइज करते हैं। इंड AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसमें 4 कॉन्सेप्ट हैं। पहला नॉर्मल बिजनेस कॉम्बिनेशन एज पर इंड AS 103, दूसरा कॉमन कंट्रोल और इंटरेस्ट पुलिंग मेथड, तीसरा है रिवर्स एक्विजिशन और चौथा है डीमर्जर। चारों को कंपेयर करके समझते हैं ताकि ईजिली ग्रास्प कर सके। सबसे पहली चीज़ आप देखो कि अगर सपोज़ आप बिज़नेस कॉम्बिनेशन नॉर्मली जब कर रहे हो तो आप हो सकता है कि 80% अक्वायर कर रहे हो या तो 100% अक्वायर कर रहे हो, 50% अक्वायर कर रहे हो। 50% मतलब बिजनेस कंबाइन हम कब मानते हैं, जब 26% से ज़्यादा हो या उसमें कोई हम लोग कंट्रोल अक्वायर कर लें। तो मतलब 50% कहने का मतलब ये है कि जब आप पूरी तरीके से उस बिज़नेस को अक्वायर नहीं कर रहे हो, और एक 100% मतलब पूरी तरीके से अक्वायर कर रहे हो। तो अगर आप 50% या उससे कम या उससे ज़्यादा अक्वायर कर रहे हो, मतलब आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेके चलोगे। तो उस समय हम 2 स्टेप फॉलो करेंगे। अगर हम लोग 100% से कम अक्वायर कर रहे हैं, पहला एज़ पर इंड AS 109 हम इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, और दूसरा हम नॉर्मल बिजनेस कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। और अगर 100% आप अक्वायर कर रहे हो तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं दिखानी है, डायरेक्ट नॉर्मल बिजनेस कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम जब परचेज कंसीडरेशन निकालते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम लोग नेट करते हैं, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं। और उसके अलावा भी अगर हम कैश या शेयर या किसी भी तरीके का कंसीडरेशन दिए होते हैं तो उसे भी उसमें हम ऐड करके परचेज कंसीडरेशन निकालते हैं। तो इसमें जो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, ये हम लोग कौन से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को लेते हैं, ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हम बैलेंस शीट में जो है उसको लेते हैं। लेकिन किस वैल्यू पे लेते हैं, तो हम लोग उसे यहाँ पे आप देख सकते हो, उसे हम यहाँ फेयर वैल्यू पे लेते हैं। अब एसेट्स लाइबिलिटीज़ के डिफरेंस के अलावा हम जो भी पेमेंट किए होते हैं, जैसे कैश या इक्विटी शेयर किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर में अगर हम पेमेंट किए हैं तो उसकी 2 एंट्री होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम प्रीमियम को अलग से दिखाते हैं। अगर प्रीमियम पे हम लोग इक्विटी शेयर को इशू किए हैं, ठीक है, लेते हैं, हम लोग रिज़र्व को इग्नोर करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल और इंटरेस्ट पूलिंग मेथड। इसका मतलब ही होता है इंटरेस्ट पूलिंग का मतलब, इंटरेस्ट पूल का मतलब खींचना, मतलब दो लोगों के इंटरेस्ट का मिलना। अब 2 लोगों का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप खुद सोच करके देखो ना, जब 2 लोगों का इंटरेस्ट मिल रहा है तो उनकी बुक्स में जो वैल्यू होगी वो उसी को लेंगे ना, उसमें फेयर वैल्यू की बात ही कहाँ से आई, उनके पास जो है वही तो लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम परचेज कंसीडरेशन निकालते हैं तो हम यहाँ पे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को कैरिंग अमाउंट पे लेते हैं, ठीक है, जो हमारी बुक्स में कैरी होते हुए आ रही है। और इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग आप देख सकते हैं पिछले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था कि हम अगर कंसीडरेशन में उन्हें इक्विटी शेयर कैपिटल भी दे रहे हैं तो हम उसमें प्रीमियम अलग से दिखाते थे। लेकिन यहाँ पे हम इक्विटी शेयर कैपिटल को नॉमिनल वैल्यू पे दिखाते हैं, मतलब हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की एंट्री अलग से नहीं करते हैं, डायरेक्ट कंसीडरेशन टू शेयर कैपिटल हम कर देते हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, यहाँ पे हम हर तरह के इक्विटी को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम रिज़र्व को नहीं लेते थे, रिज़र्व अदर इक्विटी में आता है, तो यहाँ पे हर तरह के रिज़र्व और अदर इक्विटी को हम कंसीडर करते हैं। ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब रिवर्स एक्विजिशन में क्या होता है कि गई तो थी मैं उसको कंट्रोल करने, बट उसने मुझे ही कंट्रोल कर लिया। तो अब क्या होगा अगर उसी ने मुझे कंट्रोल कर लिया तो सबसे पहली चीज़ कि उसकी चीज़ें तो उसके बुक्स के हिसाब से आएगी, मतलब उसकी जैसी मर्ज़ी है वैसी चलती आएगी। लेकिन जो मेरी बुक्स है, मतलब मैं उल्टा अक्वायर करने गई थी, तो मेरी चीज़ें फेयर वैल्यू पे आएंगी, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम लोग 2 चीज़ बनाते हैं। एक तो हम CFS बनाएंगे दोनों को मिला के, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन में CFS बनता है, ठीक है। और एक H लिमिटेड, मतलब मैं एक अपना SFS भी बनाऊंगी। और SFS जब बनाऊंगी तो मैं जब अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगी तो मैं अपनी सारी चीज़ें बुक वैल्यू पे दिखाऊंगी, लेकिन अलग से, मतलब जो मेरी अलग से एनर्जी लगी क्योंकि मैं ही उल्टा उसके में इन्वेस्ट हो गई, तो वो इन्वेस्टमेंट मैं अलग से अपने SFS में दिखाऊंगी, ठीक है। अब हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, डीमर्जर पे। डीमर्जर में क्या होता है कि मतलब यहाँ पे सपोज लो 2 कंपनियाँ हैं, मतलब X कंपनी थी, Y कंपनी थी, इसमें से ये Y कंपनी
को अब ये हटा रहे हैं, अब वाई कंपनी को हटा रहे हैं, तो या तो इस नई कंपनी को किसी नए लोगों को दे देंगे, या तो फिर अभी भी इसका कंट्रोल इनके पास रहेगा अलग करने के बाद भी। दो चीज़ हो गया, ठीक है। अब सपोज़ ये वाई लिमिटेड को जब हटा रहे हैं तो या तो इसको विदाउट कंसिडरेशन हटा रहे हैं या विद कंसिडरेशन हटा रहे हैं। विदाउट कंसिडरेशन में अगर सपोज़ अगर ये नई कंपनी को दे रहे हैं और वो इनके शेयर होल्डर्स को कुछ कंसिडरेशन दे रहा है तो उसको भी हम विदाउट कंसिडरेशन कहेंगे। अगर इसी को इन्होंने दिया तो फिर हम विद कंसिडरेशन कहेंगे, लेकिन अगर इसके शेयर होल्डर्स को दिया तो हम विदाउट कंसिडरेशन बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें एंट्री कैसे होती है, देखो इधर क्या था कि आप बाकी ये तीनों कॉन्सेप्ट में क्या था कि आप जब परचेज कंसीडरेशन दे रहे हो तो आप बैलेंस शीट की सारी चीज़ों को, एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को माइनस करते थे, तो यहाँ पे गुडविल या यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे डीमर्ज हो रहा है, मतलब कंपनी ही बिक गई, तो यहाँ पे आप सारी एंट्रीज उल्टी करोगे, ऊपर में लाइबिलिटीज़ लिखोगे, नीचे में एसेट्स लिखोगे, ठीक है। और सब कुछ आप बुक वैल्यू पे लिखोगे, सब कुछ आप बुक वैल्यू पे लिखोगे, ठीक है। अब देखो विदाउट कंसीडरेशन देगा तो या तो जब बुक वैल्यू पे लाएंगे या तो लॉस होगा या तो गेन होगा, लेकिन अगर विद कंसीडरेशन लेंगे तो इसमें भी एक इन्वेस्टमेंट की एंट्री होगी। सो ये पूरा एक क्रक्स में था बिजनेस कॉम्बिनेशन की, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। होप इट्स हेल्प्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।